हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 9। साइंस का जो हमारा चैप्टर 9 है वो क्या है? मृदा। मृदा क्या होती है? मृदा यानी मिट्टी। आज हम जानेंगे कि मृदा क्या होती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा को सोंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर है। अब हम देखेंगे कि मृदा कैसे जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1 करके देखते हैं। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्र कीजिए और उनके को ध्यानपूर्वक देखिए, जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए आप हैंडलेस आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूने जैसे ही हैं। बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है या वाकई मनोरंजक है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाइए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। मृदा से नमूने एकत्र करते हुए बच्चे ये क्या कर रहे हैं? हर जगह से थोड़ी थोड़ी मृदा इकट्ठी कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मृदा का स्रोत, पादप, जंतु, कोई अन्य परीक्षण, जैसे बगीचे की मृदा, यहाँ पर घास, चींटी और अन्य परीक्षण, सड़क के किनारे, ऐसे हम इन सभी के बारे में यहाँ पर सारणी में लिख सकते हैं। हम देखते हैं पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए परतें किस प्रकार की व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 9.2, थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर क्या करेंगे? एक मिट्टी डालेंगे। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मृदा की परतें, सबसे पहले क्या? बजरी, बालू, मृत्तिका, जल और हुमस हमें दिखाई दे रही है, अलग अलग परतें। क्या आपको कांच की ग्लास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ हुमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? जब मृदा चट्टानों से टूटती है और उसका मृदा का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वा जो काट है मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में विभिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थायी कहलाती है, स्थितियाँ कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं संस्तर स्थिति, संस्तर स्थिति, यहाँ पर स्थिति और आधारशिल, ये हमको अलग अलग दिखाई दे रही मृदा की परिच्छेदिका।
हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्य घेरे रंग की होती है, क्योंकि यह हुमस और खनिजों से समृद्ध होती है। हुमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में हुमस कम होती है, लेकिन खनिज और अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहनत घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। अब हम देखते हैं तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है, जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब हम देखते हैं मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी, क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं। सेल कणों या हुमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमयी मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह क्या है, दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी, मृणमयी के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। हम कह सकते हैं कि बालू सुआतीत होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बालुई मृदा हल्की, सुआतीत और शुष्क होती है। अब हम देखते हैं मृत्तिका। चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों से जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमती मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों, आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी हुमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 9.3। मृणमय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्र कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद कर जल डालकर इसे गूंद लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके, न कि ज़्यादा जल डालें। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा चित्र मृदा से कार्य करना। यह हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मृदा को गूंद कर यहाँ पर ये इसको आकार में अलग अलग बनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि चिपचिपा ना होना चाहिए।
जब हम मृदा में पानी डालें तो ऐसा डालना चाहिए कि सिर्फ उसका हम कोई आकार दे सके, ना कि चिपचिपा होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का तरीका हमको यहाँ पर चित्र में प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियां आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मृदा के गुण। अब हम मृदा के गुणों के बारे में जानते हैं। आप मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रावण दर। बूजो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर तो और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। आइए इसे हम समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना ले। दलों के नाम ABC पर रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज मृदा से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे टीन के डब्बे लेकर उनकी तली को काट ले। यदि PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और उनका उपयोग करें। जैसे हमको यहाँ पर दिखाया गया अंतःस्रावण दर को मापना, यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि कैसे माप सकते हैं। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करते हैं वह पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना आरंभ किया था। अब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखिए कि पाइप डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रावण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कीजिए। अंतःस्रावण दर, जल की मात्रा और अंतःस्रावण अवधि। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रावण में 20 मिनट लगते हैं तो अंतःस्रावण दर क्या होगी, 200 ml बाय 20 मिनट, तो मतलब 10 ml प्रति मिनट होगी। अब हम देखते हैं अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रावण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूने की अंतःस्रावण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रावण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। अब हम देखते हैं मृदा में नमी। मृदा में नमी क्यों होती है? क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभव तो आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम क्रियाकलाप 9.5 लेते हैं। एक क्वथन नली लेंगे, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मृदा में से नमी हटाना। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है बर्नर, मृदा का नमूना, क्वथन नली, जल की बूंदें और यहाँ पर ये हमारा स्टैंड है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर?
गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपर भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। मृदा और जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। हम क्रियाकलाप 9.6 करके देखते हैं। प्लास्टिक का एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज के एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर देखिए। चित्र के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा में डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा ले, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मृदा में जल का अवशोषण कैसे। ये बीकर है, हमारा फिल्टर पत्र है और यहाँ पर ये कीप दिखाई दे रहा है और ये ड्रॉपर दिखाई दे रहा है हमको। अब हम देखते हैं मृदा का द्रव्यमान या भार कितना है, 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL, मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-VmL, मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-Vg। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत U-V/50 × 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूने के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूने के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रावण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रावण दर सबसे कम है? बूझो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं का जल स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा के जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमि जल तक पहुंच जाए? अब हम देखेंगे मृदा और फसलें। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा और अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो सके। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ग्राम को जी और किलोग्राम को केजी वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखा हमने कि इसको आसानी से नहीं हो सकता। कपास के लिए बलुई, दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिणाम वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृण मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अपने शिक्षकों और माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों को और एक केस का अध्ययन करेंगे हम
जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से अनेक कार्यों के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद को कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। गूंदी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिनों तक सुखाने बाद उसकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतर्स्रावित होकर उनकी भारी सतह तक आ पाता है। वहां से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना। यहाँ पर ये मिट्टी को गूंद कर फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाक में इसका मनचाहा आकार दे रहे हैं इसको। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी में नोट कीजिए। हम ये यहाँ सारणी दी गई है, हम इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। धान के रोपण की किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसकी अंतर्स्रावण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमको प्रमुख शब्द दिए। मृणमय, हुमस, दुमटी, अंतर्स्रावण, आर्द्रता, बलुई, जल धारण, संस्तर स्थिति, अपरदन, मृदा परिच्छेदिका और मृत्तिका। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा जल के अंतर्स्रावण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक, मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोकने रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौने, मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसका सारांश देख लिया है। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।